टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी हमारे बैंकिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का, जो कि बेस्ड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। और आज जो हम लोग कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे वो फंड बेस्ड वाले केस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कैपिटल फंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फंड बेस्ड और एक होते हैं नॉन फंड बेस्ड। तो दोस्तों, नॉन फंड बेस्ड वाला जो पार्ट होगा वो मैं अगले लेसन में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। केस स्टडी एक डिफरेंट केस स्टडी होगा, और अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है फंड बेस्ड वाला कैपिटल फंड कैलकुलेशन का केस स्टडी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ BFM के जितने भी पॉसिबल केस स्टडी हैं वो सब के सब आपको करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से भी मैं समझाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कैसे उसे अटैम्प्ट करना है, और उन तरीकों में से जो आपको आसान लगे उससे आप लोग उसे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को, किस तरह का ये क्वेश्चन होता है। देखिए, पूछा गया है कि पॉपुलर बैंक एक लीडिंग बैंक है, ठीक है, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक है पॉपुलर बैंक नाम का, और उसका 31/8/2008 का जो उसका बैलेंस शीट है, 31 अगस्त का जो बैलेंस शीट है वो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग है। और देखिए, दो चीज़ हो रहा है, एक हो रहा है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग, और एक होता है लोन और रीफाइनेंस। तो ये जो बैंक है वो दो चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है। वो क्या क्या चीज़ है दोस्तों? एक है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग और दूसरा है रीफाइनेंस लोन। तो इन दोनों चीज़ में ये बैंक पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे पहला जो केस हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है उसमें बताया गया है कॉल मनी लैंडिंग ₹1100 करोड़ विच कंप्राइजेज। मतलब ये जो बैंक है वो 1100 करोड़ रुपया जो है कॉल मनी लैंडिंग में लगा रही है, ठीक है। और उस 1100 करोड़ का बाइफर्केशन हमें नीचे दिया गया है। देखिए, उस 1100 करोड़ में से 500 करोड़ रुपया जो है वो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक को दी गई है, जिसका CRAR 10% है। फिर उसमें से 300 करोड़ रुपया जो है किसी प्राइवेट बैंक को दी गई है, जिसका CRAR 14% है। उसमें से 200 करोड़ रुपया किसी शेड्यूल बैंक को दी गई है, जिसका CRAR 8% है। उसमें 50 करोड़ रुपया किसी नॉन शेड्यूल बैंक को दी गई है, जिसका CRAR 15% है। 50 करोड़ और रुपया दूसरे नॉन शेड्यूल बैंक को दी गई है, जिसका CRAR 5.5% है। तो दोस्तों, ये बाइफर्केशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। चलिए, ये तो था हमारा कॉल मनी वाला लैंडिंग। अब देखते हैं ये जो हमारी पॉपुलर बैंक है वो लोन या रिफाइनेंस जो दूसरे बैंक को दे रही है वो उसका किस तरह से बाइफर्केशन हो रहा है। देखिए, 300 करोड़ रुपया वो किसी शेड्यूल बैंक को दे रही है, जिसका CRAR 5.5% है। 200 करोड़ रुपया वो नॉन शेड्यूल बैंक को दे रही है, जिसका CRAR जो है 15% है। 100 करोड़ रुपया वो किसी नॉन शेड्यूल बैंक को दे रही है, जिसका CRAR 8.5% है। तो अब देखिए, ये तो था हमारा डाटा वाला पार्ट, जो कि डाटा हमें क्वेश्चन से दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कैपिटल फंड कितनी होगी, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए कैपिटल फंड कितनी होगी वो हमसे पूछा गया है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। और दूसरा पूछा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। तो दो चीज़ को क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जैसा कि हमारा हेडिंग ही था, हेडिंग में ही हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। तो हम लोग ये सीखेंगे कि कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा चीज़ हम लोग ये सीखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 का जो अमाउंट है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से आप लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए, आपको मैं अच्छे से सिखा दूंगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन यदि आप कभी फेस करें तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ RBI की गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी है। वो देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो बैंक पे जो क्लेम है, ठीक है, जो भी बैंक हमारे भारत में है या कोई भी फॉरेन बैंक है, उन पे जो क्लेम है उनका रिस्क वेट इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए उसका नियम क्या है। देखिए, कोई भी शेड्यूल बैंक यदि है, ठीक है, और उनका मिनिमम CRAR, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिनिमम वर्ड यहाँ लिखा हुआ है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि उनका CRAR यदि 9% हो या 9 से ज़्यादा हो, तब उनका जो रिस्क वेट होगा वो 20% होगा। दोस्तों, ये रिस्क वेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है किसी भी शेड्यूल बैंक के लिए CRAR का जिसका CRAR 9% से ज़्यादा है या 9% है, उसका रिस्क वेट कितना होगा दोस्तों? 20%। फिर दिया गया है किसी भी नॉन शेड्यूल बैंक का जिसका CRAR 9 या 9 से ज़्यादा हो, तो उसको रिस्क वेट 100% दिया गया है। होना भी चाहिए, नॉन शेड्यूल में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिस्क वेट असाइन किया गया है। और देखिए, यहाँ पे नीचे एक और 3 पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें अदर शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक हो जिसका CRAR मान लीजिए 9 से कम हो तो क्या होगा। तो देखिए, यदि 6 से 9 के बीच में है और कोई शेड्यूल बैंक है तो 50%, और 6 से 9 के बीच में और नॉन शेड्यूल बैंक है तो 150%। उसी तरह देखिए, 3 से 6 के बीच में है, शेड्यूल बैंक है तो 100%,
और 3 से 6 के बीच में नॉन शेड्यूल बैंक है तो 250%, और फाइनली 0 से 3 के बीच में CRAR है और कोई शेड्यूल बैंक है तो 150%, और कोई यदि नॉन शेड्यूल बैंक है तो वो 350%। तो दोस्तों ये डाटा हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फिर से देख ले। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल फंड बताना था हमें, और मिनिमम टायर 1 और मैक्सिमम टायर 2 कैपिटल बताना था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए, हमको जो डाटा दी गई है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉल मनी लैंडिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा रिस्क वेट निकालना। ठीक है, जो डाटा दी गई है उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क वेट को कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डील विथ कॉल मनी लैंडिंग। तो ये जो हमारी पॉपुलर बैंक है वो जो दूसरे बैंकों को कॉल मनी मार्केट में लैंडिंग दे रही है उसका रिस्क वेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे दोस्तों, पहला 500 करोड़ है और उसका CRAR कितना है 10%। तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, तो ये वाला नियम लगेगा। देखिए 9 से ज़्यादा है ना तो 20% इसका रिस्क वेट होगा। तो हम लोग 500 का 20% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। चलिए ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस में क्या हुआ, दूसरा केस में इसने लैंड किया 300 करोड़ किसे, प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट भी एक तरह का शेड्यूल बैंक ही है जिसका CRAR कितना है 14%। तो उसके लिए भी वही नियम लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए उसके लिए कितना रिस्क वेट होगा 20%, 300 करोड़ का यानी कि 60 करोड़। चलिए तीसरा जो केस था हमारा उसमें था 200 करोड़ टू शेड्यूल बैंक हैविंग CRAR ऑफ 8%। तो ये 9 से तो कम है, तो 9 से यदि कम है तो कौन सा नियम लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा CRAR ऑफ 6 to 9 और शेड्यूल बैंक। तो कितना परसेंट है रिस्क वेट 50%। तो देखिए हमने 200 करोड़ का 50% निकाला यानी कितना निकला 100 करोड़ निकला। उसके बाद जो हमारा D नंबर केस था उसमें क्या था, 50 करोड़ दिया गया नॉन शेड्यूल बैंक को और CRAR कितना है 15%। तो 15% तो 9 से ज़्यादा है। ठीक है, और नॉन शेड्यूल बैंक है तो नॉन शेड्यूल बैंक में कितना होता है 15% से ज़्यादा केस में 100% रिस्क वेट होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 50 करोड़ का 100% निकाला। और फाइनल जो केस था हमारा E नंबर क्वेश्चन, उसमें था कि 50 करोड़ किसी अदर नॉन शेड्यूल बैंक को दिया गया है जिसका CRAR 5.5% है। तो फिर से ये वाला केस देखिए दोस्तों, 5.5, 3 और 6 के बीच में लाई करेगा, और यदि नॉन शेड्यूल बैंक है तो 250% निकालेंगे। तो 250% किसका निकालें हम लोग 50 करोड़ का, यानी कि कितना आ गया 125 करोड़। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने इंडिविजुअली हर एक केस का रिस्क वेट निकाला। अब टोटल रिस्क वेट यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, 100 + 60 + 100 + 50 + 125 यानी कि कितना हो जाएगा 435 करोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट निकाल लिया कॉल मनी लैंडिंग के लिए। उम्मीद है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो पॉपुलर बैंक थी ये कॉल मनी के अलावा और कहाँ पैसा लगाई थी, ये लोन भी की थी या रिफाइनेंस भी की थी अदर बैंक को। तो आइए अब हम लोग लोन और रिफाइनेंस का रिस्क वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए लोन वाला जो केस है उसमें देखते हैं, पहला 300 करोड़ दी किसी शेड्यूल बैंक को और CRAR कितना है 5.5% है। तो फिर से आ जाइए 5.5% 3 और 6 के बीच में लाई करेगा, और शेड्यूल बैंक है तो 100% रिस्क वेट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 300 करोड़ का 100% निकाला यानी कि 300 करोड़ निकला। फिर उसके बाद दूसरा जो लैंडिंग की है लोन दी है वो 200 करोड़ दी है किसी नॉन शेड्यूल बैंक को, और CRAR कितना है 15%। तो फिर से आ जाइए यहाँ पे नॉन शेड्यूल बैंक है, रिस्क 9 से ज़्यादा है तो 100% रिस्क वेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 200 करोड़ का 100% निकालेंगे। और जो फाइनल केस है हमारा उसमें बताइए देखिए कि 100 करोड़ दी गई है नॉन शेड्यूल बैंक को, CRAR है 8.5%। तो फिर से ये वाला केस देखिए 6 से 9 के बीच में नॉन शेड्यूल बैंक का जो रिस्क वेट है वो है 150%। तो 150% हम लोग निकालेंगे 100 करोड़ का यानी कि 150 करोड़। तो फ्रेंड्स उसी तरह इंडिविजुअली हम लोगों ने लोन ऑन फाइनेंस का रिस्क वेट निकाला, और टोटल रिस्क वेट निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर लेंगे यानी कि 300 + 200 + 150 यानी कि 650। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉल मनी लैंडिंग का रिस्क वेट निकाला 435 करोड़ और लोन और रिफाइनेंस का रिस्क वेट निकाला 650 करोड़। तो टोटल रिस्क वेट कितना निकला दोस्तों 435 + 650 यानी कि 1085 करोड़। तो चलिए उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने टोटल रिस्क वेट को निकाला 1085 करोड़। अब दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा CRAR होता है कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो जो होता है दोस्तों वो 9% होता है, आइडियली माना गया है। तो आपको तो पता होगा दोस्तों CAR का फॉर्मूला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला वो क्या होता है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बाई नीचे में डिनोमिनेटर में रिस्क वेट लिखते हैं। तो टोटल कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग क्या करेंगे CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क वेट से। तो हम लोगों ने 1085 करोड़ रिस्क वेट निकाला और उसे हमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा 97.65 करोड़ मिलेगा टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने कैपिटल फंड को निकाल लिया।
तो आपको ध्यान ये इस बात का रखना है कि सबसे पहले आपको रिस्क वेट को निकालना आना चाहिए, और जो डाटा दी गई है उससे आप लोग आसानी से रिस्क वेट को निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो था हमारा कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन। अब दूसरा जो हमें पूछा गया था वो टायर 1 पूछा गया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मैंने अपने थ्योरेटिकल सेशन में भी बताया था, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो टायर 1 और टायर 2 का जो कैपिटल होता है उसमें एक रिलेशन होता है कि टायर 1 का जो कैपिटल का वैल्यू होगा वो हमेशा टायर 2 से कम होगा। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो टायर 1 जो होगा वो मिनिमम 50% होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, कैपिटल फंड तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब कैपिटल फंड में भी आप लोग जानते होंगे टायर 1 कैपिटल होता है, टायर 2 कैपिटल होता है, फिर कुछ हमारा और भी तरह का कैपिटल होता है। मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, मेरे उस चैप्टर में चले जाइए आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिए। और भी तरह के कैपिटल को मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि टायर 1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 50% होगा। तो 50% किसका? 50% टोटल कैपिटल का, यानी कि 97.65 का आप लोग 50% यदि निकालेंगे तो आपको मिलेगा 48.825 करोड़। मतलब टायर 1 का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 48.825 करोड़। और जहाँ तक बात है टायर 2 कैपिटल की, तो टायर 2 कैपिटल का मैक्सिमम वैल्यू 50% होगा, यानी कि वो भी उतना ही होगा 48.825 करोड़। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होते जा रहा होगा, आप बीएफएम को एंजॉय करने लगे होंगे। तो यदि दोस्तों आपको बीएफएम अब आसान लग रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये आसान में मेरा कितना रोल था, मेरे जो वीडियो लेसन है वो कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करने में। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ मैं इस तरह के और भी लेसन आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। दोस्तों जो लोग फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो कृपया कर फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यदि लेसन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का हमारे CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हम लोग केस स्टडी का जो सिलसिला है, का जो एक सीरीज़ चल रहा है हमारा, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैपिटल फ़ंड को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों कैपिटल फ़ंड का कैलकुलेशन हम लोग आज इस लेसन में देखेंगे। और देखिए, इसका जो पिछला लेसन था इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैपिटल फंड में दो तरह के केस होते हैं, एक होते हैं हमारे फंड बेस्ड और एक होते हैं हमारे नॉन फंड बेस्ड। तो दोस्तों नॉन फंड बेस्ड वाला केस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और फिर उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल बैंक है जिन्होंने नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी दिया है अपने बोरोवर को, उसका डिटेल हमें दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है। ठीक है, किस लिए इशू हुआ है? तो गुड्स के इंपोर्ट के लिए, और किस लिए? डोमेस्टिक गुड को खरीदने के लिए। ठीक है, कितना का इशू हुआ है? तो 1000 करोड़ का इशू हुआ है, जिसमें से 20% हिस्सा AAA रेटेड कंपनी को दिया गया और 80% हिस्सा BBB रेटेड कंपनी को दिया गया। ये था पहला। दूसरा है हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि फाइनेंशियल गारंटी की तरह काम कर रहा है। ये कितना वैल्यू है इसका? 500 करोड़ है, और इसका जो इंटायर अमाउंट है वो A रेटेड कंपनी को दिया गया है। तीसरा है हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसका कितना वैल्यू है? 200 करोड़ है, जिसमें से AA रेटेड कंपनी को 50% और बैलेंस अमाउंट अनरेटेड कंपनी को दिया गया है। चौथा है हमारा परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड, किसका वैल्यू कितना है? 1000 करोड़ है। ठीक है, इसमें से 50% A रेटेड कंपनी को और जो 50% है वो अनरेटेड कंपनी को दिया गया है। और लास्ट इसके बाद ई है हमारा फाइनेंशियल गारंटी, ये भी 400 करोड़ है और ये AA रेटेड कंपनी को दिया गया है। और उसके बाद है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अदर बैंक कन्फर्म बाय यूनिवर्सल बैंक फॉर इम्पोर्ट, ये कितना है? 100 करोड़। अब देखिए, RBI का गाइडलाइन है किस पे? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर पे। दोस्तों ये जो हमारा केस स्टडी है वो बेसिकली क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर को आपको क्लियर कर देगा। तो जिन लोगों को डाउट रहता है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी थे कि मुझे केस स्टडी चाहिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर पे, तो उनके लिए ये केस स्टडी एकदम सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। तो दोस्तों देखिए, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है आज हम लोग समझेंगे। तो RBI का क्या गाइडलाइन है कि यदि डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट हो, जैसे स्टैंड बाय LC हो या क्रेडिट इन्हांसमेंट हो या लिक्विडिटी फैसिलिटी हो, तो इन सभी में जो CCF का वैल्यू है वो कितना लेते हैं हम लोग? 100% लेते हैं। फिर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस बॉन्ड, बिड बॉन्ड, वारंटीज़, इंडेमनिटीज, स्टैंड बाय LC जो कि पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, तो इन सभी केसेस में हम लोग CCF कितना लेते हैं? 50%। उसके बाद तीसरा केस में बताया गया है कि शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग ट्रेड लेटर जो होते हैं, ट्रेड लेटर ऑफ क्रेडिट जो होते हैं, इसमें जैसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हुआ,
ठीक है, ये सभी में कितना CCF लेते हैं 20%। तो हम लोगों ने देखा एक में 20% लिया जा रहा है, एक में 50% लिया जा रहा है और एक में 100% लिया जा रहा है। तो ये 3 केस है हमारा CCF का, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का। तो ये दूसरा पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। जो थर्ड पार्ट है उसमें बताया गया है कि रिस्क वेट का क्या नियम है। मतलब जो हमारे कॉर्पोरेट हैं, जैसे कुछ कॉर्पोरेट AAA रेटेड होंगे, कुछ AA रेटेड होंगे, कुछ A रेटेड होंगे, तो उन सभी में कितना रिस्क वेट दिया इशू किया गया है। तो AAA रेटेड में 20%, AA रेटेड में 30%, A रेटेड में 50%, ठीक है। फिर BBB वाले में 100%, BB एंड बिलो के बीच में के बारे में 150% और अनरेटेड के बारे में 100%। तो ये जो है रिस्क वेट से रिलेटेड रूल दिया गया है जो कि कॉर्पोरेट के लिए बेसिकली है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वही पार्ट है, वही हमारा कि हमसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट निकालो और दूसरा पूछा गया है कि टोटल कैपिटल फंड निकालो। तो आइए दोस्तों हम लोग सेगमेंट वाइज समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन ये बेसिकली केस स्टडी है। इसमें आपको हो सकता है 5-6 क्वेश्चन पूछा होगा, क्या हो सकता नहीं होगा ही, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको देख के डरना नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन क्यों दिया गया है। इसे आप समझिए कि 5 या 6 मार्क्स कैरी कर रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग रिस्क वेट को निकालते हैं, टू कैलकुलेट द रिस्क वेट। ठीक है, रिस्क वेट को निकालेंगे और उसके बाद फिर कैपिटल को निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है उसे हम लोग फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसके थ्रू किया जाता है, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू किया जाता है। तो यही है रोल क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का, क्या कि वो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर को फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट करता है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम लोग CCF का यूज़ करते हैं। तो हमें ये 2 डाटा को यूज करना है, ये जो पूरा डाटा दिया हुआ है इसे यूज करना है और जो हमारा केस है उसे देखना है। आइए सबसे पहले A वाले केस को देखते हैं। A वाले केस में कितना रुपीज़ अलॉट किया गया है, 1000 करोड़, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। चलो देखिए सबसे लास्ट वाला आ जाइए, यहाँ पे गाइडलाइन का जो 3rd नंबर पॉइंट था, यहाँ भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कितना परसेंट है CCF 20%। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1000 का 20% निकाला जो कि मिला हमें 200 करोड़। आइए अब आ जाइए B नंबर केस में। B नंबर केस में क्या है, B नंबर केस में 500 करोड़ अलॉट किया गया है किस चीज़ के लिए, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि फाइनेंशियल गारंटी की तरह सर्व हो रहा है। तो जरा देखिए गाइडलाइन को, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट सर्विंग एज फाइनेंशियल गारंटी, है ना। तो इस केस में कितना परसेंट है CCF, 100% है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने 500 करोड़ का 100% निकाला, कितना निकला 500 करोड़। उसके बाद आ जाइए C नंबर केस में। C नंबर केस में क्या है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसमें कितना अलॉट किया गया है 200 करोड़। तो यहाँ देखिए रिलेटेड टू पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो CCF है वो है 50%। तो हम लोग क्या करेंगे 200 करोड़ का 50% निकालेंगे, कितना निकलेगा 100 करोड़ निकलेगा। उसके बाद D नंबर केस को देखते हैं। देखिए दोस्तों D नंबर केस में जो है हमसे बोला गया था कि परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड कितना अलॉट किया गया है, 1000 करोड़ अलॉट किया गया है। तो परफॉर्मेंस बॉन्ड और बिड बॉन्ड किस वाले केस में है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर केस में है परफॉर्मेंस बॉन्ड या बिड बॉन्ड, इसमें कितना CCF है 50%। तो हम लोग क्या करेंगे D नंबर केस में कि 1000 करोड़ का 50% निकालेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 500 करोड़। उसके बाद हमारा जो 5वां केस था जिसमें क्या कहा गया था कि फाइनेंशियल गारंटी, तो फाइनेंशियल गारंटी हमारा फर्स्ट वाले केस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियल गारंटी में हम लोगों ने 100% CCF लिया, तो 400 करोड़ का 100% हो जाएगा 400 करोड़। और लास्ट जो केस है हमारा उसमें कहा गया है F नंबर जो केस है, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अदर बैंक कन्फर्म बाय यूनिवर्सल बैंक फॉर इम्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना हम लोग लेंगे 20% लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 20 करोड़। तो अब देखिए ये जो 200 करोड़ आया, ये 500 करोड़ आया, ये 100 करोड़ आया, ये भी 500 करोड़ आया, ये सब क्या है, ये सब है हमारा फंडेड एक्सपोजर में हमने कन्वर्ट किया। अब आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो इन्हीं सब के बेसिस पे होगा, 200, 500, 100, इन्हीं सब के बेसिस पे आगे का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के अपने आंसर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग जो क्रेडिट एक्सपोजर ऊपर निकाले हैं उन सभी पे रिस्क वेट को कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 200 करोड़ से। तो बताइए 200 करोड़ को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। तो पहले इन्वेस्ट किया गया है 20% इन्वेस्ट किया गया है AAA रेटेड कंपनी को और 80% इन्वेस्ट किया गया है BBB रेटेड कंपनी को। तो ज़रा बताइए AAA रेटेड कंपनी का रिस्क वेट कितना है 20% और BBB रेटेड का रिस्क वेट कितना है 100%। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 200 करोड़ को 2 भाग में बांटते हैं, एक भाग है 20% और एक भाग है 80%। तो 200 करोड़ का 20% कितना होगा दोस्तों 40 करोड़ होगा और 80% कितना होगा 160 करोड़ होगा। अब देखिए ये जो 20% है वो किस कंपनी को दिया गया, वो दिया गया AAA रेटेड कंपनी को। और AAA रेटेड कंपनी का रिस्क वेट कितना था
ट्रिपल रेटेड कंपनी का रिस्क वेट हम लोगों ने देखा 20% था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40 करोड़ का 20% निकालेंगे, जो कि हमें मिलेगा 8 करोड़। तो ये रिस्क वेट हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो बाकी बचा हिस्सा था 80%, वो किसे दिया गया था, ट्रिपल बी वाले को। और ट्रिपल बी का जो था रिस्क वेट कितना था, 100%। यानी कि हम लोग 160 करोड़ का 100% निकालेंगे, हमें मिलेगा 108 करोड़, 160 करोड़। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले केस का रिस्क वेट निकाला। आते हैं बी नंबर केस में। बी नंबर केस में क्या था कि पूरा का पूरा अमाउंट ए रेटेड कंपनी को दिया गया है, और ए रेटेड कंपनी का कितना है रिस्क वेट, 50%। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर बी नंबर केस में 500 करोड़ का जो फंडेड एक्सपोजर था उसका 100%, ठीक है, उसका 50%, सॉरी, यानी कि 250 करोड़ हम लोगों ने रिस्क वेट निकाला। सी नंबर केस में क्या था दोस्तों, सी नंबर केस में डबल ए रेटेड को 50% और बैलेंस अमाउंट अनरेटेड को। तो सी नंबर केस में हम लोग डबल ए रेटेड कंपनी का डबल ए और बैलेंस अमाउंट लेना है अनरेटेड का। तो डबल ए वाले का 30% होता है रिस्क वेट, अनरेटेड का होता है 100%। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने वही किया है सी नंबर केस में। देखिए 100 करोड़ था, इसमें से इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 करोड़, और बाकी भी 50 करोड़ होगा। और 50 करोड़ जो है, अब देखिए डबल रेटेड कंपनी को दिया गया ये 50 करोड़, और उसका रिस्क वेट कितना था, 30% था। तो हम लोगों ने क्या किया, 50 करोड़ का 30% निकाला, जो कि कितना निकला, 15 करोड़। उसी तरह जो बाकी बचा हिस्सा था उसका पूरा का पूरा 100% अनरेटेड कंपनी को दिया गया, और रिस्क वेट कितना होता है अनरेटेड कंपनी का, 100%। तो हम लोगों ने क्या किया, 50 करोड़ का 100% निकाला, जो कि कितना निकला, 50 करोड़। चलिए डी नंबर केस में कितना था अलॉट किया गया था फंडेड एक्सपोजर, 500 करोड़, जिसमें से 50% यानी कि 250 करोड़ दिया गया ए रेटेड कंपनी को, और ए रेटेड कंपनी का रिस्क वेट होता है 50%, यानी कि हम लोग 250 करोड़ का 50% निकालेंगे, जो कि कितना मिल जाएगा, 125 करोड़। उसी तरह जो बैलेंस अमाउंट था 50 करोड़ हमारा, वो किसे दिया गया, वो दिया गया अनरेटेड कंपनी को, और अनरेटेड कंपनी का रिस्क वेट था 100%। तो हम लोगों ने 250 करोड़ का 100% निकाला, कितना मिला हमें, 250 करोड़ मिला। जो लास्ट केस था हमारा, लास्ट नहीं, ई नंबर केस एक और है। ई नंबर केस में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ई नंबर केस में आइए देख लेते हैं। ई नंबर केस में क्या दिया हुआ है कि जो फाइनेंशियल गारंटी है उसको पूरा ए कंपनी को दिया गया। तो फाइनेंशियल गारंटी कितना था हमारा, 400 करोड़ था। तो 400 करोड़ का हम लोग और ए कंपनी का रिस्क वेट कितना होता है, 30%। तो 400 करोड़ का हम लोग 30% निकालेंगे, यानी कि 120 करोड़। और फाइनल केस में 20 करोड़ का 20% निकालेंगे, क्योंकि वो जो है कन्फर्मिंग बैंक का जो रिस्क वेट होता है वो 20% होता है। तो इंडिविजुअली हम लोगों ने सभी केसों का रिस्क वेट निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें सभी को ऐड कर लेना है, यानी 8 + 160 + 250 + 15 प्लस जो सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 982 करोड़। तो ये जो 982 करोड़ है ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट। अब रिस्क वेट हम लोगों ने टोटल अमाउंट निकाल लिया। हमसे एक और क्वेश्चन में पूछा गया था पार्ट कि कैपिटल भी निकालना है। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो रिस्क वेट को हम लोग CAR से, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का आइडियल वैल्यू कितना होता है, 9%। तो हम लोग क्या करेंगे, 982 का 9% निकालेंगे, जो कि मिल जाएगा 88.38 करोड़। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 982 करोड़, और एक है 88.38 करोड़। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के केस स्टडी में मैंने आप लोगों को समझाया कि नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर का कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप लोगों ने सीखा कि CCF को कैसे यूज किया जाता है, CCF का क्या पर्पज़ होता है। तो दोस्तों यदि ये लेसन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और भी लोगों को इस चैनल से जोड़ें। अब हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के नज़दीक है, तो ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी इस माइलस्टोन को रीच करें, और भी लोगों को जोड़ें, ताकि हमारा ये जो माइलस्टोन है वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इसी तरह मैं और भी केस स्टडी आप लोगों के लिए लाऊंगा। आप लोग बने रहें। कमेंट सेक्शन में अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है वो ज़रूर डालें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ऐसा वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।